कैसे हैं आप लोग सब? क्या हाल चाल है भाई? अब तो एकदम एग्जाम मतलब एकदम दरवाजे घुस गया, तो दरवाजा खोलोगे बस एग्जाम अंदर आ जाएगा। इतना पास आ चुका है एग्जाम कि दरवाजा खोलोगे बस एग्जाम अंदर आ जाएगा, है ना? इतने करीब आ चुका है एग्जाम। एग्जैक्टली सर, हाँ एकदम सही बात है। अरे अभी अभी तो शुरू किए, रिफ्रेश करो, तुम्हारी वॉइस तेज हो जाएगी। मतलब मेरी वॉइस तेज हो जाएगी, सॉरी मतलब तुम्हारी वॉइस तेज हो जाएगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। धक धक हो रही है। ये धक धक वाला गाना तो नहीं है कहीं धक धक करने लगा? हाँ, अरे धक धक होना तो जरूरी है भाई। यू वांट इट, सो इट शुड फील लाइक दैट यू वांट इट। यू वांट इट राइट? बनना है ना आपको, सीएस बनना है ना, सीएस बनना है ना। और किसी का मैराथन हुआ अभी? कल के क्वेश्चंस कैसे थे? कल के क्वेश्चंस कैसे थे? हाउ वाज द क्वेश्चंस? इजी? अच्छे थे? बढ़िया बढ़िया। 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर अटेम्प्ट्स के थे। सो इफ यू वर एबल टू मैनेज दैट, मतलब मैनेज हो जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट बात है, मतलब मैनेज हो जाएगा। किसका किसका एक गलत हुआ खाली? किसका किसका एक गलत हुआ? किसका किसका एक गलत हुआ? किसका किसका एक गलत हुआ? मेरा तो 4-5 गलत हुआ। अच्छा अच्छा, 3 रॉन्ग। अच्छा, अगर 3 से 5, अगर आप 1 से 5 की रेंज में हो, ठीक है, तो देन इट इज फाइन। ठीक है, अगर आप 1 से 5 की रेंज में हो तो इट इज फाइन। ठीक है, 5 से ज्यादा हो तो थोड़ा आपको, नहीं बेटा 12th के लिए नहीं है बेटा, हितेश 12th के लिए नहीं। अगर आप 5 से ज्यादा हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू दैट। इफ इट इज मोर देन 5 देन इट इज अ प्रॉब्लम। 5 तक इट इज फाइन। हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग अपने सीएसईटी के मैराथन के लिए मिले हैं, जिसका पार्ट 1 अभी होने वाला है। ठीक है, और इसका पार्ट 2 होगा आपका शाम को। ठीक है, पार्ट 1 अभी होने वाला है, पार्ट 2 होगा शाम को। अभी बजा है 1, तो 1 बजे पार्ट 1 है, और फिर शाम को बजेगा 5। शाम को बजेगा 5। 5 तक अगर आपके गलत हुए हैं तो ठीक है, राजन, मतलब अभी भी 3-4 दिन है। थोड़ी मेहनत करके इफ यू कैन गेट इट अराउंड 2-3 तो ठीक रहेगा। बट 5 से ज्यादा है तो आफ्टर एवरी मे देयर इज जुलाई, एंड आफ्टर एवरी जुलाई देयर इज अगस्त, एंड आफ्टर एवरी अगस्त देयर इज अगेन जनवरी। तो ये तो है ही, समझ गया ना? चलो, तो चलिए फिर पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऊपर से शुरू करेंगे। 1-2 बोलो बोलो, लवी बोलो, डाउट किया, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। रियल जीडीपी अभी आएगा, अभी 1 और 2 से शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी आ जाएगा। रियल जीडीपी कुछ नहीं होता। रियल जीडीपी का मतलब ही होता है करंट ईयर प्रोडक्शन, करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू पास्ट ईयर प्राइसेस इनटू बेस प्राइस, मतलब प्रीवियस ईयर का प्राइस। ये सेशन सीएससीटी के लिए एक्सक्लूसिवली है, 12वीं के लिए नहीं है। 12वीं के लिए नहीं है। चले शुरू करें? चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए सर, मेरे को भी कुछ पूछना है इसी चैप्टर में, पूछ लो पूछ लो। हाँ, फर्स्ट से करा देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी कोशिश करते हैं, और फोर्थ और फिफ्थ शाम वाले में। ठीक है, पूरा का पूरा ही करा देते हैं एक ही बार में। ठीक है, हाँ भेजो ना बहन।
इतनी दूर से मैं कोशिश कर रहा था देखने की, बट दिखाई नहीं दिया, तो अभी जूम करके थोड़ा सा देख लेता हूँ। The formula for computing real GDP is GDP of the current year into base 100, GDP for the base year into current year index, GDP for the current year into base year index divided by current year index। अच्छा, मतलब ये है GDP for the current year divided by current year index into 100, ये बोल रहा है। और नेक्स्ट वाला बोलता है जीडीपी फॉर द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। अरे एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो बेस ईयर के प्राइस से मेजर किया जाए, ठीक है, जो बेस ईयर के प्राइस। तो एकदम सिंपल सा है, रियल नॉमिनल कहाँ है, यहाँ तो रियल जीडीपी है, नॉमिनल कहाँ दिया हुआ है, नॉमिनल तो आपने अज्यूम किया। तो रियल जीडीपी क्या चीज पे होगा, वो होगा बेस ईयर प्राइसेस पे, ठीक है, बेस ईयर प्राइसेस पे। जीडीपी ऑफ करंट ईयर फॉर द करंट ईयर डिवाइड इनटू बेस ईयर प्राइसेस। सो योर आंसर इज ए, नॉट सी, इट इज ए। अलग अलग है बेटा, रियल में करंट ईयर प्राइसेस होते हैं, मतलब सॉरी, नॉमिनल में करंट ईयर प्राइसेस होते हैं। नॉमिनल इन्फ्लेशन को लेके बनता है, उसमें करंट ईयर प्राइसेस होते हैं। रियल में इन्फ्लेशन नहीं होता, उसमें पास्ट ईयर प्राइसेस ही होते हैं। ओके, चलो, हाँ, नॉमिनल, वो तो जीडीपी डिफ्लेटर है बेटा। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। आंसर में कुछ भी होना, आंसर में तो बहुत कुछ होता है, आंसर में तो फुल फॉर्म भी गलत होता है। आंसर में तो ये भी चल रहा है कि डिफ्लेटर की जगह इन्फ्लेटर होता है, तो जो किताब में गलत आंसर दिया है वही यहाँ पे भी प्रिंट हुए चला जाता है, तो उसको तुम इग्नोर करो। चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, एकदम एक्सप्रेस। ओके, 1 2 3 लेट्स गो। ठीक है सर, डिमांड के बारे में हमें क्या पता है? डिमांड का मतलब है किसी चीज को खरीदने की डिजायर बैक्ड अप बाय परचेजिंग पावर, और इफेक्टिव डिमांड इसमें आता है। इफेक्टिव डिमांड में 3 फीचर्स होते हैं, एक किसी चीज को खरीदने की चाह, दूसरा उस चीज को खरीदने की परचेजिंग पावर, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस चीज को खरीदने के लिए आप पैसे खर्चा करना चाहते हैं, विलिंग टू पे। सुमित वैसे सीयूईटी के लिए है तो नहीं, बट जो इनिशियल का 3-4 मिनट का मतलब आधा घंटा का पोर्शन है, अगर तुम सुन लो तो सीयूईटी का भी डिमांड वाला पोर्शन थोड़ा सा तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आप लोग कोशिश कर रहे होगे सामने वाली किताब की तरफ देखने की, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं देख रहा, मैंने तो सिर्फ खोल के रखी हुई कि पता चले कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है that the price of the commodity is inversely proportional, price of the quantity is inversely proportional to the quantity demanded। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, और अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सर ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं? इन अदर फैक्टर्स को ही हम लोग बुलाते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कांस्टेंट है, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। सर कौन से डिमांड, ये अदर डिटरमिनेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि कंज्यूमर की इनकम। अब कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी, प्राइस कांस्टेंट भी होगा, तभी वो ज्यादा सामान खरीदेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा कमा रहा है। क्वांटिटी ना हो जिसमें डिमांड वाला वो भी था तो मतलब नेक्स्ट, कंज्यूमर का कोई प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर किसी चीज को पर्टिकुलरली प्रेफर नहीं करता। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन फैशन। हम लोग ने ना ये सारे अजम्पशन लेके बैठे हैं, और इन रुक जाओ सबर करो, सब आएगा। और इन सारे अजम्पशन के पीछे एक लैटिन टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं, सेट्रियस पेरिबस। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि जब सेट्रियस पेरिबस एप्लीकेबल है, मतलब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट है, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। और
जब ये सब कांस्टेंट है तो सिर्फ प्राइस और डिमांड चेंज होगा। तो और मेरे को पता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। तो क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव स्लोप रहता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे जैसे जैसे वैल्यू कम होती चली जाती है वैसे वैसे एक्स एक्सिस में बढ़ती चली जाती है, इसीलिए इट इज अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड का या डिमांड का स्लोप कैसा होता है। सो द डिमांड का स्लोप इज अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ये प्राइस बढ़ने की वजह से या तो नीचे नहीं जा रहे होंगे या प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकता है ऊपर चले जा रहे होंगे, मतलब लॉ ऑफ डिमांड से उल्टा फंक्शन कर रहे होंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आता है गिफ एंड चच्चा के गुड्स। ठीक है, गिफ एंड चच्चा के गुड्स, गिफ एंड चच्चा के गुड्स में क्या होता है कि यहाँ पे गुड्स भले ही इंफीरियर है, लेकिन अगर इनके प्राइसेस चेंज होते हैं तो इनकी कमोडिटी रिवर्स डायरेक्शन में चेंज होती है। मतलब अगर इनके प्राइस बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये चीज नेसेसिटी है और खाने के लिए जरूरी है, तो इनकी डिमांड और बढ़ती है उल्टा कम होने की जगह। ठीक है, इनकम इफेक्ट इन पे नेगेटिव होता है, मतलब अगर लोगों की इनकम बढ़ी तो लोग इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये इंफीरियर है और इनको छोड़ के सुपीरियर प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन वो सिर्फ इनकम इफेक्ट पे होगा, प्राइस पे नहीं होगा। क्योंकि एक बात समझो, अगर मैं अभी भी 1000 रुपया पर महीना कमाता हूं, आज से 1 साल बाद भी 1000 ही कमाऊं। ब्रेड पहले 18 रुपया पाउंड मिलता था और अब 22 रुपया पाउंड मिलता है, मैं खरीदूंगा तो ब्रेड ही ना, क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है मेरी। तो गिवन की डिमांड प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ती है, लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई ना तो फिर मैं छोड़ दूंगा इसको। मान लो मेरी इनकम 4000 हो जाए तो मैं बोलूंगा अब मैं व्हाइट ब्रेड क्यों खाऊं, अब मैं हेल्दियर ऑप्शन चूज करूंगा, आई विल हैव व्हीट ब्रेड, अमीर। ठीक है, ब्राउन ब्रेड कुछ नहीं होता, सफेद वाला में आटा मिला देता है, वो तो और खतरनाक है, उससे अच्छा तो व्हाइट ही खा लो। ब्राउन ब्रेड तो वैसा ही स्कैम है जैसा इस देश में स्कैम है एसटी एससी के लिए सीट रिजर्व करना क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, बस वैसा ही स्कैम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। सर आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील मतलब, स्नॉब अपील वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिक रहने की इच्छा, कि मैं जो कर रहा हूं वो कोई नहीं कर रहा, मैं जैसा दिख रहा हूं, मैं जो पहन रहा हूं वो कोई नहीं पहन रहा। ये इच्छा ज्यादातर लड़कियों में होती है। ठीक है, ये इच्छा ज्यादातर लड़कियों में पाई जाती है। अगर सेम तरह की ड्रेस दो लड़कियां पहनी हुई हैं तो वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं। लड़के हम लोग आपस में गले मिल लेते हैं और एक दूसरे को पूछते भाई तूने कितने मिली, तूने कितने मिली। तो हमारा एटीट्यूड इसकी तरफ थोड़ा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेक्यूलेशन। सर स्पेक्यूलेशन का डिमांड पे बहुत गजब का इफेक्ट होता है। अगर मैं सोच रहा हूं कि आने वाले टाइम में, ठीक है, नींबू के दाम बढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, आज से नींबू खरीद के घर में नींबू की जमाखोरी करूंगा। जेठालाल, नींबू की जमाखोरी करूंगा। ठीक है, और अगर मेरे को लगता है नियर फ्यूचर में नींबू के दाम, ठीक है, गिरने वाले हैं, तो मैं आज नींबू नहीं खरीदूंगा, फ्यूचर में जाके खरीदूंगा। तो आप देख रहे हो स्पेक्यूलेशन की वजह से पूरी डिमांड प्राइस के उल्टा ही घूम रही है। ठीक है, प्राइस से विपरीत घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल थिंकिंग, देखो कंज्यूमर कभी कभी क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली ऐसा प्रोग्राम्ड होता है कि अगर कोई चीज महंगी मिल रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, या कभी कभार क्या होता है, वो ऐसा अपने दिमाग में जबरदस्ती की पिक्चर बना लेता है कि वो क्वालिटी को प्राइस से जज करने लगता है। कभी कभी ये सही भी होता है, कभी कभी ये गलत भी होता है। हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग तो सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा काम ही नहीं है कमेंट करना कि सही है या गलत, हम लोग तो सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब लॉ ऑफ डिमांड खत्म हुआ तो लॉ ऑफ सप्लाई ने अपना नंगा चेहरा ऊपर किया। लॉ ऑफ सप्लाई ने बोला मैं क्या हूं, लॉ ऑफ सप्लाई ने बोला कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो? सप्लायर के साइड से। तो अगर मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जा रहा है, 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 तो मैं तो और ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने लगूंगा ना, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सो इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली जैसे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा था अजम्पशंस के अंदर कि ये फैक्टर कांस्टेंट रहने पड़ेंगे, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई का भी है
कि ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पड़ेंगे। मतलब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये दोनों लॉ तभी काम करते हैं जब सेट्रियस पेरिबस होता है, वरना नहीं होता। अब एग्जाम के लिए एक टिप देता हूं मैं आपको, ठीक है, एग्जाम के लिए एक टिप देता हूं। आप जब इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे ना, प्लीज इन 7 को और इन 10 को प्रॉपरली देखिएगा, नोटिस करिएगा कि इनमें से ऐसा क्या कोई है जो डिमांड में है और सप्लाई में नहीं है, या सप्लाई में है और डिमांड में नहीं है, और उसको ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पक्के से आपको यहां से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पूछेगा क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है या डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है। तो चौकन्ना रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। CSET तलवार लेके, नंगी तलवार लेके घूम रहा है और आपका गला काटना चाहता है, ठीक है, खूनी बाहर घूम रहा है, आप अपना गला बाहर लेके निकलेंगे, आपकी गलती। सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, आइए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया, उसके बाद डिमांड और सप्लाई को साथ में कंबाइन कर दिया, इक्विलिब्रियम पढ़ा। इन्होंने देखो, एक नॉर्मल सी बात है, आप खुद सोच के देखो, अगर इकोनॉमी में कोई चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइस पे क्या असर होगा? प्राइस बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। लोग ज्यादा मास्क खरीदना चाह रहे हैं लेकिन मास्क मार्केट में अवेलेबल कम है, तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से कम है, इसका मतलब प्राइस घटेगा, क्योंकि सप्लायर ज्यादा, तब 5 रुपए में मास्क मिलेगा फुटपाथ, ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो ले लो, 5 रुपए फुटपाथ पे मिलेगा। और अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो यहां पे क्या होगा पता है? प्राइस एकदम कांस्टेंट रहेगा। ये रोज सुबह होता है जब आपकी मम्मी सब्जी खरीदने जाती है। मम्मी ने पूछा आलू कैसे दिए हो, बोला 50 रुपए किलो, मम्मी बोली 10 रुपए किलो दे। मम्मी डिसाइड की 10, दुकान वाला किया 50। अब दुकान वाला थोड़ा पीछे आएगा, 10 का 40, 50 का 40, मम्मी आएगी 10 का 20। फिर दुकान वाला बोलेगा माजी ना मेरा ना आपका, 30 रुपए में 1 किलो दे देता हूँ। मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, तो डील कितने पे होगी? 30 किलो। तो 30 किलो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसपे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ये देखिए यहाँ 60 रुपीज वो प्राइस है जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड 25 इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड 25। ओके, कभी नहीं आए, हमें बार्गेन करने में ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत जा रही है। क्या यार, ये सब करने के लिए थोड़ी ना बने हम लोग, तो रईस ऐसा है नहीं, बट हमें लगता है। ये बात ये, आइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अच्छा, फिर से चौकन्ना रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, नॉट चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो आगे क्या लिखा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आगे प्राइस लिखा है तो प्राइस की वजह से चेंज होगा, अगर रिलेटेड लिखा है तो क्रॉस की वजह से होगा, और अगर कंज्यूमर या इनकम लिखा है तो इनकम इलास्टिसिटी की वजह से। आइए, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप निकालते कैसे हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे ही अगर इनकम इलास्टिक निकालना हो तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। वैसे ही अगर क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। बट एक चीज ध्यान में रखिए, छोटी सी चीज, जब आप प्राइस इलास्टिसिटी का चेंज पढ़ रहे हो तो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो।
लॉ ऑफ डिमांड की वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक है। जब आप इनकम इलास्टिक या क्रॉस इलास्टिक पढ़ रहे हो तो आप चेंज इन डिमांड पढ़ रहे हो, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब आप इनकम निकालोगे तो वो चेंज इन डिमांड होगा, और जब आप क्रॉस निकालोगे तो वो भी चेंज इन डिमांड। याद रखिए मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। प्राइस इलास्टिसिटी जब ऑफ डिमांड जब आप निकाल रहे हो तो आप लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हो, जहां पे चेंज इन डिमांड होता है, ठीक है। तो वहां पे आप न्यूमरेटर में लिखोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब जब आप उधर पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं, ये इनकम का चेंज या क्रॉस इलास्टिसिटी, तब आप चेंज इन डिमांड पढ़ रहे हो, नॉट इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो वहां पे आप ऊपर चेंज इन डिमांड लिखो। एक बात और सुनो, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, मां कसम हिलाने वाला क्वेश्चन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एप्लीकेबल इन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ऑल ऑफ द अबव। 90% जनता ऑल ऑफ द अबव करेगी, लेकिन सही आंसर है प्राइस। सही आंसर है प्राइस। अरे आप लोग में से 90 नहीं, बाकी की बात करें। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% पूछेगा, मैं बता रहा हूं आपको, 100% पूछेगा, आना चाहिए, कि मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व कब होगा, प्राइस इलास्टिसिटी में, इनकम इलास्टिसिटी में, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में, या ऑल ऑफ द अबव। आप फिर ऑल ऑफ द अबव लगाओगे ये सोच के कि डिमांड तो सभी में चेंज हो रहा है तो मूवमेंट तो हो ही रहा है, बट आंसर प्राइस है। अगर शिफ्ट बोलेगा तो आंसर है, अगर शिफ्ट बोलेगा तो आंसर है आपका इनकम, ठीक है, और क्रॉस। मूवमेंट बोलेगा तो आंसर है प्राइस। ओके, क्लियर। अच्छा, अब इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है? सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें आपको क्या क्या याद करना है मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक नाम, दूसरा ग्राफ का शेप, और तीसरा इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट, ठीक है। मैंने आपको वो भी लिखवाया है कॉपी में, अगर आप देखो तो इसका मैंने पूरा नोटिंग लिखा है, साइड बाय साइड कितना आपको पता होना चाहिए। तो एक नाम चार्ट में, दूसरा कोएफिशिएंट, और तीसरा शेप ऑफ द कर्व। अगर उतना पता है बस काफी है। जैसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, E is equal to infinity, shape of the curve है parallel to the x axis, बेटा parallel to the x axis, शेप ऑफ द कर्व है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और नाम है परफेक्टली इलास्टिक। टेबल बनाए थे अपने, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टू एक्स, वो भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टू एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल नहीं खींच सकता, शेप ऑफ द कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सिस या वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, इलास्टिसिटी इज 0, ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। बेटा सुनो, एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा जिंदगी में परेशान करता है पता है क्या? ब्लड रिलेशन। सिर्फ पढ़ने में नहीं, एक्चुअली भी रिलेटिव लोग से ज्यादा कोई परेशान नहीं करता जिंदगी में, ठीक है। तो जब रिलेटिव उसके आगे लिखा है ना, तो उसका मतलब समझ लो, एक रिलेटिव इलास्टिक है, इसको मोर इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है, मोर इलास्टिक भी बोलते हैं, सिर्फ इलास्टिक भी बोलते हैं। जिंदगी में बहुत तरीके के रिलेटिव होते हैं, माँ के साइड से, बाप के साइड से, और सारे के सारे इक्वली इरिटेटिंग, ठीक है, इक्वली, ठीक है। तो इसके बस अलग अलग नाम आपको बता रहा हूं, रिलेटिव इलास्टिक के साथ हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, ये सबका मतलब एक ही है। यहां पे कर्व होगा आपका फ्लैटर, देख रहे हो कैसे, ऐसा फ्लैट है, थोड़ा फ्लैटर होगा, ठीक है। साथ ही साथ E इज ग्रेटर देन 1, E इज ग्रेटर देन 1, हाँ चलो उतना काफी, E इज ग्रेटर देन 1, ठीक है।
नेक्स्ट, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सर इनइलास्टिक मतलब फ्लैटर फ्लैटर फ्लैटर, स्टीपर नहीं बेटा। देखो एक चीज, स्लीपर और फ्लैटर में तुम डिफरेंस समझो। सुनो, तुम्हारा पेट निकला हुआ है कि पेट अंदर है? अगर तुम ऐसे सीधे खड़ी होती हो, अपने घुटने दिखाई देते हैं तुमको? अपने घुटने दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं? तो तुम हो स्टीपर, ठीक है, स्टीपर। और अगर तुम खड़े हो और तुमको अपने घुटने दिखाई ना दे, पेट बीच में आ जाए, तो वो हो गया फ्लैट, ठीक है, तो वो फ्लैट है, ठीक है, एकदम फ्लैट। अपने आप पे देखो, सब समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। मैं बोल रहा ये कैसे, कैसा एग्जाम्पल है, याद रहेगा ना, एग्जाम्पल उसी के लिए। और क्या एग्जाम्पल से तुमको शादी करनी है? और जेठालाल भी कितना शर्मा के बबीता जी को बोला, एक बात बोलूं आपको, आज आप एकदम आइटम लग रही हैं क्या? तो होने को कुछ भी हो सकता, ठीक है। फिर चेंज करके होता नहीं, मेरा मतलब था कि आप सुंदर लग रही, ठीक है। लेकिन जिस लहजे में उसने आइटम बोला था ना, मजा आ गया, ठीक है। रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। सर इन इलास्टिक मतलब, इन इलास्टिक है ये स्टीपर, ठीक है, ये है स्टीपर, ठीक है। और इसका ई इज लेस देन 1। हमेशा याद रखना, दुनिया में तुम बहुत लड़कों को देखोगे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए, लेकिन जैसा जेठा बबीता के साथ करता है वैसा कोई नहीं कर पाएगा। हम लिख के दे रहे हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता। वो एक अलग अंदाज का, मतलब उसमें तुमको निर्लज्जता नहीं दिखेगी, ठीक है। वो फ्लर्ट है ही अलग तरीके का, ठीक है। उसमें तुमको दिखता है कि एक आदमी किस लेवल तक मतलब जा सकता है, ठीक है, कि अगर सामने वाला कुछ बोले। चलो नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक। नहीं बेटा युवराज आप गलत क्लास में है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है? जब चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड दोनों इक्वल, ठीक है, द चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड इज इक्वल, व्हेन ई इज इक्वल टू 1। तो इसमें तो भैया एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज द डाउनवर्ड डिमांड कर्व, एकदम सीधा सीधा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड डिमांड कर्व। और इसको ही बुलाया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्या बुलाया जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो वो सबका इक्वल, वो सबका इक्वल। हाँ ज्यादातर बेटा वो डिमांड कर्व है ना, तो नीचे तो आएगा ही ना, कॉमन सेंस वाली बात। डिमांड कर्व है, नीचे तो आएगा। यहाँ पे इंफिनिटी होना चाहिए, इन्होंने मिस कर दिया, इन्होंने बोला लिखा नहीं है, इसका मतलब इंफिनिटी समझ लो, ठीक है। फिर आते हैं कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस। इसमें एकदम सिंपल सिंपल है, प्राइस लेवल के बेसिस पे अमीर आदमी की डिमांड इनइलास्टिक होती है और गरीब आदमी की डिमांड इलास्टिक होती है, सिंपल सी बात है। अमीर आदमी को महंगी चीज से फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी को महंगी चीज से फर्क पड़ता है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर आपके प्रोडक्ट के मार्केट में ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो आपकी डिमांड इलास्टिक होगी, अगर आपके सब्स्टिट्यूट कम है तो आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे फ्यूल है तो पेट्रोल है या डीजल, ठीक है, पेट्रोल है या डीजल, अब आपकी गाड़ी या तो पेट्रोल से चलेगी या डीजल से चलेगी, तो वहां पे इतना चेंज नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पानी पे भी चलने लगे ना तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट, नेसेसिटी। वो सामान आपके लिए कितना जरूरी है। अगर वो आपके नेसेसिटी है, जैसे कि दवा दारू, मतलब जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए दारू, दवा दारू ऐसे करके हम बोल, तो अगर वो चीज नेसेसिटी है तो उसका प्राइस कितना भी बढ़े वो इनइलास्टिक ही रहेगा उसकी डिमांड, ठीक है, क्योंकि आपको खरीदोगे ही खरीदोगे। सिगरेट भी रख लो फॉर स्मोकर पर्सन, वो तो फूकेगा ही फूकेगा, चाहे 15 रुपए का काटी हो या 16 रुपए का या 20 रुपए का। कॉफी फॉर मी चाहे 100 रुपए की मिले, 2000 की मिले या 2500 की मिले, पीऊंगा तो भाई, ठीक है। आइए, लेकिन अगर वो नेसेसिटी नहीं है तो आप उसको डिले कर सकते। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड।
सर टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अपनी डिमांड को लंबे समय तक डिले कर सकते हो तो आप ज्यादा ऑल्टरनेटिव फाइंड कर सकते हो, और अगर आप ज्यादा ऑल्टरनेटिव फाइंड कर सकते हो तो आपकी डिमांड इलास्टिक है, और अगर आप ज्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं फाइंड कर पाते तो इनइलास्टिक है। हैबिट, भैया हैबिट तो पूरी की पूरी इनइलास्टिक है। अगर आप किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए हैबिचुअल हो, फिर उसका प्राइस गया तेल लेने, आप तो लोगे ही लोगे, एकदम सिंपल सी बात है। अब मैं प्रोटीन चिकन इनके भरोसे पे जिंदा हूं, तो ये चाहे 2000 रुपए किलो हो जाए या 2500 रुपए किलो हो जाए या 10,000 रुपए किलो हो जाए, मेरी हैबिट है तो मैं तो खाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम सिंपल सी बात है, बिकॉज इट इज इनइलास्टिक इन नेचर। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में चिकन 350 रुपए किलो मिल रहा था भाई, 350 रुपीज अ केजी, फिर भी मैं 1 किलो खा रहा था, और अभी जब 200 मिल रहा है तभी भी 1 किलो खा रहा हूं, तो वो तो सेम ही रहने वाला है ना। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। ठीक है सर, नेचर ऑफ द कमोडिटी पे कैसे डिपेंड करता है? अगर वो सामान नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, कंफर्ट है तो यूनिटरी, याद है बताया था एग्जाम पर्पस के लिए, कंफर्ट है तो यूनिटरी, और अगर लग्जरी है तो ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट, कितना सामान का यूज है? अगर उस सामान का बहुत ज्यादा यूज है तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, तब उसकी डिमांड इलास्टिक है। थोड़ा सा भी ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, आप डिमांड कम कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी, अगर ज्यादा डिमांड नहीं है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, अगर ज्यादा यूसेज नहीं है। फॉर एग्जांपल माचिस का तीली, क्या ही कर लोगे उसका, कर क्या लोगे? ज्यादा से ज्यादा कान खुजा लोगे, किसी को ऐसा फेंक के मार दोगे, या आग लगा के जला के उससे सिगरेट जला लोगे, और करोगे क्या? ठीक है, देख रहे हो लवी को और मेरे थॉट कितने मैच करते हैं। नेक्स्ट, पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, मिल्क के भी मोर देन 1 यूज है, करेक्ट। पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, क्या आप उसको डिले कर सकते हो? अगर आप उसको डिले कर सकते हो तो वो इलास्टिक है। जैसे कि मान लो टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, उसको डिले कर सकते हो, एसी खरीदना है, डिले कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब सस्ता मिलना माचिस तो घर थोड़ी ना जला देंगे, सही बात। लेकिन अब मान लो आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, इसको डिले थोड़ी ना कर सकते हो, यार अभी डॉक्टर लोग बहुत बिजी है, ज्यादा पैसा मांग रहा, बाद में कराएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। या किडनी में स्टोन हुआ, भाई अभी स्टोन छोटा है, रुको थोड़ा स्टोन को बड़ा होने दो। अबे काहे इतना नेक्स्ट कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ सुनेगा क्या? ज्यादा जल्दी है तो निकलो, जाओ ट्रेन पकड़ो, घर जाओ। नेक्स्ट कर रहा है, सिर्फ घर में बहुत पढ़ रहा था बैठ के, पता है, सारा पढ़ाई तो अभी समझ में आ रहा है। सुनने वाला काम करना जरूरी है। चलो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है सर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप इनकम के अगेंस्ट डिमांड को मेजर करते हैं, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, उस पर टाइम नहीं वेस्ट करा। इधर मेन मुद्दा यहां से है, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये एरिया से बोल क्या रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अगर नेगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस, मतलब अगर आपकी कमोडिटी की डिमांड गिर रही है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, मतलब वो कौन से गुड्स है? इंफीरियर है, वो इंफीरियर है। आपको ये लिख के पूछेगा कि गुड्स का नेचर क्या है, इंफीरियर, गिफन, ठीक है, बोथ या नन। आपका आंसर होगा बोथ, क्योंकि गिफन हो या इंफीरियर हो, इनकम बढ़ने से दोनों की डिमांड गिरती है, दोनों की, इंफीरियर और गिफन दोनों की। लेकिन अगर उसने ऑप्शन में दिया है इंफीरियर, नॉर्मल, कंफर्ट, लग्जरी, तब आपका जवाब होगा इंफीरियर। ठीक है, अच्छा, अगर डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं होता, इररिस्पेक्टिव आपकी इनकम बढ़े भी तो मतलब वो नेसेसिटी गुड्स है। अब डिस्प्रिन सरदर्द के लिए है, चाहे मेरी इनकम 10,000 हो, चाहे मेरी इनकम 10 करोड़ हो, अगर सर दर्द होगा तो एक ही डिस्प्रिन ना लूंगा, थोड़ी ना 10 करोड़ है तो अंबानी अंकल बोलेंगे आप भाई हम ज्यादा वेल्थ है, 3-4 को डिस्प्रिन लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, शरीर तो सबका एक ही है। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये किस केस में होगा? ठीक है, ये होगा आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये होगा आपका कंफर्ट गुड्स के केस में। ठीक है, फिर आएगा यूनिटी, जितने से डिमांड बढ़ी उतने से इनकम बढ़ी, सॉरी जितने से इनकम बढ़ी उतने से डिमांड बढ़ी, नॉर्मल गुड्स। और लास्ट में ग्रेटर देन यूनिटी, लग्जरी। गिफन के अंदर ही तो इंफीरियर आते हैं, नहीं बेटा,
इंफीरियर अलग होते हैं, गिफन एक प्रकार के इंफीरियर होते हैं, ठीक है। जैसे दुनिया में एक जेंडर मेल है, एक जेंडर फीमेल है, बहुत सारी लड़कियां, तुम भी लड़की हो, ठीक है। लेकिन कुछ लड़कियां इरिटेटिंग होती हैं, कुछ लड़कियां सिंपल होती हैं, और कुछ लड़कियां सिंपली इरिटेटिंग होती हैं। अलग अलग कैटेगरी है ना, बस वही कैटेगरी वाइज डिवीजन, डोंट टेक इट टू हार्ट। इंफीरियर सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन सारे इंफीरियर गिवन नहीं होता, ठीक है भाई। वो बोली मेरे दिमाग में आया, बोली। चलो नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी। एग्जैक्टली, इंटीरियर नहीं इंफीरियर। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी में आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को सामने वाले के प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज से मेजर करते हो। इधर देखिए, देखिए। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन एग्जाम में, क्रॉस इलास्टिसिटी इंफिनिटी कब होगी? जब एक्स और वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, पहला। क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो कब होगी? जब एक्स और वाई के बीच में कोई नाता रिश्ता ना हो, ठीक है। और ये नेगेटिव कब होगी? जब वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री हो। सीधा सीधा एमसीक्यू तुम एक्सपेक्ट कर लो यहां से, एकदम प्लेन एंड सिंपल। ये लिख के पूछेगा कौन सी कंडीशन में ये होता है, ये लिख के पूछेगा कौन सी कंडीशन में ये होता है, या ये लिख के पूछेगा ये कौन सी कंडीशन में होता है, या उल्टी तरह से भी पूछ सकता है, ब्रैकेट के अंदर वाला लिख के पूछ लेगा कि बाहर वाला क्या है। अभी टाइम। नेक्स्ट, अब बात आती है इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला। नेगेटिव वाला बता दो भाई, अगर दो गुड्स के बीच में कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर उसका दाम बढ़ेगा तो मेरी भी डिमांड गिरेगी ना। तो क्रॉस तो हो ही नहीं रहा। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्स इफेक्ट। ये तो डायरेक्ट, ये मतलब ये तो इनवर्स हो गया ना, सॉरी, क्रॉस का मतलब ही होता है इफेक्ट, तो ये तो इनवर्स इफेक्ट हो गया ना, डायरेक्टली बढ़ा तो नहीं। सब्स्टिट्यूट था तो इंफिनिटी था, पॉजिटिव साइड में था, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना, याद है? उसका प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड गिरेगी बढ़ने की जगह, इसलिए नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव होगा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, पॉजिटिव मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लियर? आगे बढ़ू। अब सर डिमांड में दो कैरेक्टरिस्टिक आता है, एक आता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, और एक आता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, और फिर आता है एक आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है? जब लॉ ऑफ डिमांड को आप फॉलो नहीं कर रहे होते। यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज करता है तो डिमांड राइट को शिफ्ट करता है, ठीक है। अगर डिमांड डिक्रीज करता है तो डिमांड लेफ्ट को शिफ्ट करता है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इंक्रीज में डायरेक्शन क्या होता है, डिक्रीज में डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होता है? टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है शिफ्टिंग में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो दूसरे वाले में। इसको चेंज इन डिमांड बुलाते हैं, ना कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका जो दूसरा बहनोई है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसमें क्या होता है? उसमें प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। तो जब डिमांड बढ़ती है तो कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग नहीं, मूवमेंट होती है, और उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। और जब डिमांड घटती है तो कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होती है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहां पे वर्ड याद रखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। सुनो, अगर वो तुमको बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड, तो ये पहला वाला है, चेंज इन डिमांड वाला है, इससे शिफ्टिंग होता है। अगर वो बोल रहा है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये दूसरा वाला है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड है, और इससे मूवमेंट होता है। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? बोलिए। क्लियर? बहुत अच्छी। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे आते हैं, बहुत आसान है भैया। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पहले आया परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सबका सामान सेम, कस्टमर को कोई प्रेफरेंस नहीं, जो बनाओगे सब बिकेगा, सेम प्राइस पे सब रखेंगे। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
पता है मैं एक बात बताऊं, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, इसी में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसीलिए दोनों कॉन्सेप्ट इमेजिनरी, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट इमेजिनरी। कैसे होता है सब्जी मंडी में, बता मेरे को एक बार। सारे सब्जी वाले एक ही प्राइस पे बेच रहे होते हैं सामान, सारे, मतलब जो पहले वाला 10 रुपए थोड़ा बहुत अलग, वही तो बात तो वही खत्म हो गई। कोई एक ना एक फीचर गायब रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ये वाली चीज ना प्रोड्यूसर्स मार्केट में एप्लीकेबल होती थी, जो पुराने जमाने में होती थी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहां पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता था। इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट काल्पनिक है, उधर पीछे वो भी काल्पनिक है और आगे ये भी काल्पनिक है, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। ऊपर वाले में होमोजीनियस थे, यहाँ प्रोडक्ट अलग अलग है। यहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंशिएटेड एंड टेस्ट, कलर, जैसे फॉर एग्जांपल डव और लक्स। अब डव से कटरीना नहा रही है, लक्स से करीना नहा रही है। तुम नहाओगे तो कटरीना या करीना जैसे बन जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन तुम किससे नहा रहे हो, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, साबुन तुम कोई सी भी लो, ना कटरीना घर आएगी ना करीना घर आएगी, तो ये चीज तुम पहले ही दिमाग से निकाल देना। ऐसा नहीं होने वाला कि तुमने लक्स ले लिया तो वहां करीना आके तुम्हारे मुंह पे लक्स लगा रही, पीठ में लक्स लगा रही, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये काल्पनिक चीजें दुनिया से निकाल दीजिए। नेक्स्ट, ओलिगोपोली। सर ओलिगोपोली मतलब जहां पे फ्यू फर्म्स हैं, फ्यू बायर्स, फ्यू सेलर्स, फ्यू फर्म्स हैं, ठीक है। और ये लोग साथ में मिलके प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में ना सिर्फ 3 से 5 फर्म ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल ओला, उबर, रैपिडो, ठीक है, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, हिंदुस्तान मैट्रिमोनी, जी पे, गूगल पे, भीम पे, फोन पे, भारत पे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, स्विगी, जोमेटो, ठीक है। आई, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, मतलब जब एकमात्र सेलर है जो पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई करके बैठा है, जैसे कि सरकार फॉर रेलवे, ठीक है, आईआरसीटीसी। डुओपोली क्या है? डुओपोली एक ऐसा ओलिगोपोली मार्केट है, इट्स अ टाइप ऑफ ओलिगोपोली जहां पे 2 सेलर, ठीक है, जहां पे एक प्रोडक्ट के सिर्फ 2 सेलर। आप देखो, डुओपोली वास्तविकता में तो ऐसा कोई जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट एरिया वाइज हो सकता है, ठीक है। एरिया या इसके अलाउंड हो सकता है, क्या बोलते हैं, सिटी वाइज हो सकता है। जैसे कोलकाता सिटी में 2 ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, एक एनटीपीसी है, ठीक है, और दूसरा आपका सीईएससी डिपार्टमेंट है, तो वो डुओपोली हो गया। अब हो सकता है आपके घर, मतलब आपके यहाँ पे 4 या 5 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हो, तो आपके केस में मोनोपोली या डुओपोली नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। पहले के जमाने में, मतलब स्टार्टिंग में जब अपग्रेड नहीं हुआ करते थे, तो 2 ही ब्रांड थे, एक बायजूस था, दूसरा अनअकैडमी था। अभी तो अपग्रेड, टॉपर, ऊपर ये सब आ गए, मतलब पहले तो यही दोनों थे, ठीक है, एक बायजूस, दूसरा अनअकैडमी, ये दोनों था। और अभी तो तुम देखो कि सभी कुछ ऑनलाइन हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, अभी तो सभी कुछ ऑनलाइन हो गया। तो पहले ये भी एग्जांपल ऑफ डुओपोली हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहां पे भी पहले प्राइस के बारे में, प्राइस इनकम क्रॉस, ठीक है। प्राइस के बारे में सबसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या पता होना चाहिए आपको? ई 0 है, ठीक है, ई 0 है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। हाँ मैंने याद है लिखवाया था, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। हाँ सेम ही है, बस डिमांड की जगह सप्लाई है, सेम ही तो, खाली डिमांड की जगह सप्लाई है। रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, सर रिलेटिवली लेस का मतलब क्या होता है? E इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। शेप कैसा होगा?
हाँ वेरी गुड, शेप कैसा होगा, इट विल बी अ लिटिल स्टीपर, ठीक है, माइनर, इट विल बी अ लिटिल स्टीपर, ये देख रहे हो थोड़ा सा स्टीपर टाइप का, इट विल बी लिटिल स्टीपर, ओरिजिन से आगे ऑब्वियसली। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, मतलब E इज इक्वल टू ग्रेटर देन, अब ये क्या होगा भैया, ये फ्लैटर है, ठीक है, और ये सीधा स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस पे। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मैं बता देता हूं पहले ही, नेम द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई which starts from the y intercept। इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्सिस, वो एक एक्सिस को काट के गया, तो आपका आंसर होगा परफेक्टली, सॉरी आपका आंसर होगा इलास्टिक सप्लाई। हाँ, अगर यही नेम एंड इलास्टिसिटी विच स्टार्ट्स ऑन द एक्स इंटरसेप्ट, तो वो लेस इलास्टिक सप्लाई, मतलब बेसिकली इनइलास्टिक, बेसिकली इनइलास्टिक। तो इलास्टिक है तो y का इंटरसेप्ट है, इनइलास्टिक है तो x का इंटरसेप्ट है, यूनिटरी है तो इजी है, स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, E इज इक्वल टू 1, ठीक है, स्टार्ट्स एट द ओरिजिन। ओके, लास्ट में इन्होंने परफेक्टली इलास्टिक दिया है, थोड़ा उल्टा पैदा हुए थे, तो परफेक्टली इलास्टिक आखिरी में दिया हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक में आपको इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस वेयर E इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब सुनो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्ट कंपटीशन, ये तीनों एक ही मार्केट में हुए करते थे, और आज की डेट में ये तीनों इमेजिनरी, इनमें से एक को किताब में इंक्लूड किया गया, इसलिए तीनों को करना पड़ा। समझो, एक ने दूसरे की नीड क्रिएट की, वरना होता ही नहीं। आइए यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस ऑफ द गुड्स, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं सप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरी प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन है, प्राइस घटेगा मैं सप्लाई कम करूंगा। अगर मैं सोच रहा हूं कि फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं आज कम बेचूंगा, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा बेच के कमा लूंगा, और अगर लगता है फ्यूचर में गिरने वाला है, तो आज के आज ही स्टॉक निकाल दूंगा जितना हो सके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, मैं सप्लाई घटा लूंगा। अगर कॉस्ट ऑफ मार्जिन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो मैं सप्लाई भी बढ़ा दूंगा। नेचर ऑफ द गुड्स, ठीक है, अगर वो पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो मैं फटाफट बेच के हटाऊंगा, बाबा खराब हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, बोलते हैं ना, कुछ नहीं से कुछ भला, कुछ नहीं से कुछ भला, कुछ तो मिल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर आता है लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, कितने दिन में कितनी सप्लाई बढ़ानी है। अगर छोटा टाइम पीरियड है तो सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अगर टाइम पीरियड बड़ा है तो सप्लाई बढ़ पाएगा। अगर आपने मेरे को एक सीजन में बताया है कि अगले सीजन में आम की खपत ज्यादा होगी, खपत मींस यूज, तो मैं अभी से आम का प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। लेकिन आप अगले सीजन में मेरे को थर्सडे को बोलोगे कि भैया सैटरडे को ज्यादा आम चाहिए, तो मैं रातों रात आम पैदा नहीं कर सकता। रातों रात बच्चा पैदा नहीं होता है तो आम कैसे पैदा होगा, वो प्रोसेस में भी 6 से 8 महीना लगता है, ठीक है। आइए, फैक्ट बात, नथिंग टू माइंड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, अगला चैप्टर। अब हम लोग नेशनल इनकम में हैं, ठीक है, नेशनल इनकम में है, हाँ खत्म, चैप्टर 1 खत्म। अब हम लोग नेशनल इनकम में, देखिए भैया, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि पूरे देश में, मतलब पूरे देश के जो सिटीजन है, नेशनल इनकम का मतलब बता रहा हूं, ठीक है, एक बार नेशनल इनकम बता दे रहा हूं, एक बार डोमेस्टिक इनकम बता दे रहा हूं। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by Indian resident, by Indian resident, ठीक है, मतलब चाहे वो इंडिया में बनाए चाहे वो इंडिया के बाहर बनाए, वैसे भी इंडियंस बनाने में उस्ताद होते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। फिर बात आई डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है, फिर बात आई डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by which is produced in the domestic economy, in the domestic economy। मतलब सुनो, नेशनल इनकम एक ऐसी चीज है जिसको अपने देश के वासियों से फर्क पड़ता है।
डोमेस्टिक इनकम एक ऐसी चीज है जिसको घंटा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि मेरे देश के अंदर हुआ है कि नहीं। इसीलिए हर कंट्री अपना जीडीपी बताती है, कोई कंट्री उतना नेशनल इनकम पे फोकस नहीं करती, सब जीडीपी बताते हैं, क्योंकि दैट शोज कि आपके देश के अंदर कितनी एक्टिविटी हो रही है बेसिकली। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, अच्छा आया था क्वेश्चन, वेरी गुड। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड होते हैं। अब सुनो, एक्चुअली ये तीनों मेथड नेशनल इनकम को घंटा नहीं मेजर करते, ये डोमेस्टिक इनकम को मेजर करते हैं। आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाते हो, ये आपको दिखाता है कि इज्जतें नहीं है, इज्जत ही नहीं है किसकी, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम की इज्जत है, उससे नेशनल इनकम जाना है, ठीक है। हमको पता है क्रिश हमें दिए थे, वो इतने अच्छे से बोली, कल आया था, उसको खुशी मिल गई ना, मतलब तुमको दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं है। हाउ सेल्फ सेंटर्ड यू आर, दिस वे यू विल डाई सिंगल ब्रो। नहीं भाई मैं एग्जीक्यूटिव जिंदगी में चैन नहीं है, 6 तो ऑलरेडी कैटेगरी सर पे बैठी हुई है, तो एग्जीक्यूटिव करा रहे हो बैठ के। मेरे नए वाले 12वीं वाले बच्चे इतना गुस्सा है ना मेरे से, हम क्या बताएं, कल हमको लिटरली सॉरी बोलना पड़ा उनको। 100 बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, आप तो हम लोग को भूल ही गए, आपको हम लोग की क्लास नहीं लेनी है, आप भूल गए, हम लोग को पढ़ाने में आपको अच्छा नहीं लगता। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम बस थोड़ा सा काम में फंसा हुआ है इसी वजह से। बोलो सर काम वाम नहीं हो तो आप बहुत काम करते हैं हम लोगों का। हम बोले देख सीएससीटी का एग्जाम है, 4 घंटा का मैराथन है, तू आके देख ले, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ बैठ के, कल से तेरे को पक्का पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल से पक्का पढ़ाऊंगा तुम्हें। बोला ठीक है सर देखते हैं, देखो कल से फिर उन लोगों के साथ करना। और वो रोका और एक टेंशन। आइए अभी उन लोग सबको एयरपोर्ट ले गए, काहे के लिए करता है आज आपका पूरा खत्म करा दूंगा। मेरा रोका कौन करवा रहा है, पहले लड़की तो खोजे। कब होगा, बहुत टाइम है पागल, अभी हम जवान है और अच्छा दिखता है, अभी शादी करने का क्या जरूरत है, वो तो तब करते हैं जब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। आते हैं प्रोडक्ट मेथड, पहला वाला, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड को बुलाते हैं वैम, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सर वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग सारी वैल्यू ऐड करते हैं जो गुड्स की वैल्यू में आपने ऐड किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वैम वैल्यू एडेड मेथड से आंसर कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है, अगर आपको याद हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये है आपका प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, लेकिन ये जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी इस चैप्टर में है प्रिकॉशन, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी। और भाई वो भी एक चीज सुनो, बिल्कुल याद मत रखो मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तुम्हारी किताब में जितने पॉइंट लिखे हैं उतना ही तुम याद रखो, क्योंकि तुम्हारी किताब बहुत हेवी नशा करके बैठी है, और जो तुम्हारा सीएसयूटी चेक करेगा वो उससे भयंकर नशा करके बैठा हुआ। वो बोल रहा है सब मेथड के प्रिकॉशन अलग अलग है, इसको याद ही नहीं है बेवड़े को कि तीनों मेथड से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो तीनों के असम्पशन अलग अलग नहीं हो सकते जब तीनों से आंसर सेम ही आता है। तो यहां पे हम लोग ने क्या सीखा, हमारे क्या क्या है, एक, ठीक है, एक डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी डबल काउंटिंग की, तो इसलिए आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक ही बार गिनना है एंड यू हैव टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दूसरा, अगर आपका कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है गुड्स में, गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं ऑन एन ईयर बेसिस, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आप सिर्फ करंट ईयर प्रोडक्शन देते हो और कुछ नहीं। किसी भी तरह का स्टॉक अप्रिसिएशन, मतलब आपने लैंड खरीद के रखा था, लैंड की आज वैल्यू बढ़ गई, इसका कोई अकाउंटिंग नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको जो भी इंक्रीज दिखी है, जो भी इंक्रीज आपको दिखी है वो इस पर्पस की वजह से दिखी है, ठीक है, ठीक है, वो इस पर्पस की वजह से दिखी है कि वो टाइम के पर्पस के दिखी है, उसमें कोई रियल इंक्रीज हुआ ही नहीं आउटपुट पे।
और लास्ट में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सुनिए वे, यही एक फ्लो होता है। देखो अभी देखो फ्लो तोड़ दिया साहिल ने एकदम। वो बोला ये सब इग्नोर होता है, ऐसा नहीं, ये पहले वाले 3 को इग्नोर करने के लिए बोला है। आप जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हो ना, उसको इंक्लूड करने के लिए बोला। आप लॉजिक बताओ ना मेरे को। हमारा फोकस वैल्यू एडेड पे है, प्रोडक्शन पे है, सेल पे है क्या हमारा फोकस? नहीं, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पे फोकस है। तो प्रोड्यूस तो हुआ ही है ना गुरु, ये भले ही मैंने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, उस बात को गोली मारो, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ है। प्रोडक्शन तो हुआ है ना, भले ही मैंने मान लो सेल्फ प्रोड्यूस कर दिया, गोली मारो उसको, लेकिन प्रोड्यूस तो किया है मैंने, सामान बनाया तो है। आइए आगे बढ़ते हैं। एमपी पे ऐड एकदम मार्केट प्राइस। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड। भैया एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या करते हो? आप कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का एक्सपेंडिचर, साथ साथ नेट एक्सपोर्ट, चारों को ऐड कर लेते हो और जो आपका यहां से निकलता है वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक्स माइनस एम स्टैंड्स फॉर नेट एक्सपोर्ट। एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ 3 प्रिकॉशन है। ठीक है, ऐसा तुम्हारी किताब में, एक्चुअल में जो प्रिकॉशन वहां है वो यहां पे भी एप्लीकेबल है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी कितने लेके जाएंगे? सिर्फ 3। द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने में, ओला में गाड़ी उड़ी बेचने में जितना पैसा इधर उधर हुआ उसको नहीं इंक्लूड करते। क्यों? क्योंकि जिस टाइम गाड़ी पहली बार बिकी होगी उस टाइम तो आ ही गया ना जीडीपी में, जब प्रोड्यूस हुआ था। अब तुम एक ही गाड़ी को 25 बार बेचोगे तो क्या 25 बार वैल्यू में ऐड करोगे? पागल है क्या? ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एसेट्स कुछ भी खरीदोगे बेचोगे, कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये सब नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर। ठीक है, लास्ट में किसी भी तरह का ट्रांसफर, हाँ लेकिन उसका कमीशन ऐड होगा। करेक्ट, अगर सेकेंड हैंड गुड्स बेचने में कुछ कमीशन लिया गया है या दिया गया है, उसका कमीशन जरूर से ऐड होगा। वो बच्ची एकदम सही बात बोली। सीख कुछ क्रिश, कुछ सीख। ठीक है, नेक्स्ट, वो भी इनकम। करेक्ट, तुम तो नहीं बोला ना। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स जो होता है, ट्रांसफर पेमेंट जो होता है ये अजीब है भाई, ये पूरा रख के दे दी। अजीब भी नहीं बोली है ये, तुमको अजीब बोली है कि तुम अजीब है, अजीब नहीं अजीब। बेटा मंजरी तुम तो अलग ही हो, मतलब एकदम तुम्हारा स्वैग अलग चल रहा है। आइए नेक्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इंक्लूड नहीं करते, कुछ भी तरह का पेंशन ट्रांसफर पेमेंट्स, क्योंकि ये सारी ठीक है, ये सारी की सारी अनप्रोडक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम मेथड। सर इनकम मेथड में क्या करते हो? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम्स को ऐड कर लेते हो। जैसे मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो तो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, ये आप पूरा ऐड करते हो तो आपके पास इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। और सुनिए, यहाँ पे जो आपका एग्रीगेट निकल के आता है वो एनडीपीएफसी निकल के आता है। वाईएफसी क्योंकि सैलरी में कभी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, इसलिए एन है, जी नहीं है। और दूसरा, सैलरी में कभी टैक्सेस नहीं होते, आप सैलरी पे जीएसटी नहीं चार्ज करते तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आ सकता, इसीलिए एफसी। इनकम मेथड्स के भी देख लीजिए, उधर 5 थे, उधर 4 थे, फिर 3 थे, फिर 4। ठीक है, 4 3 4। ठीक है, 4 3 4 4 4। ठीक है, तो इनकम मेथड के प्रिकॉशन क्या है? सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट्स इग्नोर हो जाएंगे, यही एक्सपेंडिचर पेमेंट में भी था, एक्सपेंडिचर मेथड में भी यही था कि ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आएंगे, एक्सपेंडिचर जैसा ऐसे। दूसरा, इलीगल मनी से खरीदी हुई एक्टिविटीज नहीं आएंगी। जैसे मान लो क्रिश के पास अचानक से बहुत पैसा आ जाए लॉटरी जीत के, उसके बाद वो स्मगलिंग शुरू कर दे, ड्रग्स, हीरोइन, किडनी, लीवर,
दिमाग, ठीक है, ये सारी चीज की स्मगलिंग करना शुरू कर दे, ठीक है। अरे होती तो थी, तुम लोगों को देखा नहीं है वो, अरे वो जो सीरीज बीच में आया था, बहुत चला था, गेम वाला सीरीज, स्क्विड गेम, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, देखा है ना? तो वहां पे भी तो वो लोग यही कर रहा था, क्या गजब का कॉन्सेप्ट था, लेकिन है मारता था सबका ऑर्गन निकाल के, ऑर्गन अलग बेच देता था मार्केट में जाके, ठीक है, और गेम अलग ही चल रहा है, मजेदार था। अच्छा, तो साहिल कब भेजा जाए आपको, कब भेजा जाए आपको? चलो नेक्स्ट, हाँ भेज तो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, विंडफॉल गेन। सर विंडफॉल गेन का मतलब क्या है? ठीक है, विंडफॉल गेन का मतलब है लॉटरी, प्राइस, सट्टा, ऐसा कुछ करके जो आप जीते हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो आपने जीती है, दैट इज नोन एज विंडफॉल गेन्स। हाँ, क्वेश्चन दिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने किसी भी तरह के फाइनेंशियल एसेट को बेच के कोई भी पैसा कमाया है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसपे जो कमीशन है वो इंक्लूड होगा। अब क्या पास्ट सेविंग्स, बेटा पास्ट सेविंग्स भी इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि वो तो आपने पिछले साल कमाया था, वो तो उसी साल इंक्लूड हो गए, दोबारा से आप उनको यूज करोगे तो थोड़ी ना इंक्लूड होंगे, वो तो उसी ईयर में इंक्लूड हो गए एक बार जब आपने उनको अर्न किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जीडीपी का की कॉन्सेप्ट। जीडीपी तीन तरीके से निकल सकता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया, लेकिन इनकम मेथड से एनडीपीएफसी आता है, ठीक है। आप एनडीपीएफसी को जीडीपी बना सकते हो, कैसे? डेप्रिसिएशन ऐड कर दो और एनआईटी ऐड कर दो, तो तीनों से जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ये भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ये भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, लेकिन ऐड करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारे मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं, तीनों मेथड, चारों मेथड कैसे हैं, बट मेरा मुद्दा ये है कि ये तो आपको ऑलरेडी आता है। जीडीपी मार्केट प्राइस से अगर मैं आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाने बोलूं, तो ये तो गुरुदेव तुमको ऑलरेडी आता है ना, खाली तुमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं और कुछ थोड़ी ना करना है। हाँ, तो ये तुमको सीखने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो तुमको आता है। हाँ, ये तो तुमको आता है, या इसी को तुम ऐसे भी तो निकाल सकते हो। आप एनडीपीएफसी पे खड़े हो, आपको जीडीपी एट एफसी जानना है, कैसे निकालोगे? सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ठीक है। और सर मान लीजिए आपको यहां पे जाना है, यहां पे जाना है, ठीक है, यहां जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहां तक जाना है, तो डेप्रिसिएशन के बाद इसमें एनआईटी ऐड कर दो, हो गया। तो एग्जाम के टाइम में आपको ये पढ़ना पढ़ने में, ये पढ़ना पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, सिंपल सी बात है, आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही चीज आपने पढ़ा है अभी। आपको तो मैंने स्टार्टिंग में ही वो सिखा दिया है कि वो कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। अब आइए ये नॉमिनल और रियल में चलते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए दो चीज होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी, ठीक है। ये देखो यार, यहाँ पे ये दिया हुआ था, फालतू में दिमाग लगा रहा था तुमने, दिया तो है, कोई भी क्वेश्चन किताब के बाहर से नहीं आएगा, वो भी बताएंगे, प्राइवेट और पर्सनल भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिया तो हुआ, ठीक है। बस प्रॉब्लम इन्होंने ये की है, जिस तरह से इन्होंने सी और ए का ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन एक ही चीज बता, क्योंकि आप 100 से ना भी मल्टीप्लाई करो तो आएगा तो रियल जीडीपी, उसी में इन्होंने ऑप्शन, वो कभी कभार क्या होता है, आप एक सही ऑप्शन देते हो, फिर आप बाकी देते हो गलत दिखाने के लिए, पर अगर वो भी सही दिखने लगे ना, तभी कंफ्यूजन एक्चुअल में क्रिएट होती है। वही यहाँ पे हुआ, इन्होंने सी वाला तो डाला है, लेकिन जो ए वाला इन्होंने डाला, कंफ्यूज करने की जगह इन्होंने ए वाले को भी सही डाल दिया उसमें, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आइए आपको मैं सिंपल करके बता देता हूं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क क्या है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है वो जीडीपी जिसको करंट ईयर के प्राइस पे करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए,
करंट, इसका सब करंट है, ठीक है, इसका सब करंट है, ठीक है, इसका सब करंट है। रियल वाला कौन सा है, रियल वाला कौन सा है जिसमें आपको बेस ईयर प्राइस से, ठीक है, बेस ईयर प्राइस से करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया। प्राइस बेस ईयर का है, क्वांटिटी करंट ईयर की है। एक चीज नोटिस करो, बेस ईयर दिखाई दे रहा है क्योंकि रियल जीडीपी है तो बेस ईयर। अगर रियल जीडीपी नहीं होता तो करंट ईयर होता। नॉमिनल में करंट होता है, नॉमिनल में करंट होता है, रियल में बेस होता है। और डिफ्लेटर का मतलब ही होता है नॉमिनल बाय रियल। कैसे याद रखेंगे? नॉन रेसिडेंट एन बाय आर। कैसे याद रखेंगे? नॉन रेसिडेंट एन बाय आर, एन आर होता है ना, एन बाय आर, ठीक है। अच्छा, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बात आई तो भैया जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के 3 मेथड है। एक आप इनकम से निकाल सकते हो, एक आप एक्सपेंडिचर से निकाल सकते हो, और एक आप निकाल सकते हो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। कुछ नहीं है, खाली बेवकूफ काट रहे तुम्हारा बैठे बैठे। इससे निकलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इससे निकलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इससे निकलेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इनको तुमसे निकलवाना है जीएनपी। क्या निकालना है? जीएनपी। या तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस। उनको पता नहीं, इनके बाप बैठे हैं उन लोग। डी से एन में जाना है, एनएफआईए को ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं बेटा, वो बोला अभी जीएनपी निकालना है, नेशनल इनकम नहीं निकालना बोला। एनएफआईए को ऐड कर दो, ठीक है। अगर यहां से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनएफआईए को ऐड करो, साथ ही साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, ठीक है। सेम हियर, क्योंकि दोनों जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। यहां देखो क्या करना है। अगर आप इससे इधर जाना चाहते हो, एनआईटी माइनस करो, डेप्रिसिएशन ऐड करो क्योंकि एन को डी बनाना है, और डीपी को एनएफआईए ऐड करो। भैया एकदम सिंपल बताऊं, आप डीपी पे खड़े हो, आपको एनपी पे जाना है, आपको नौरा को घर बुलाना है तो नौरा को ऐड कर दो। अब नौरा को आपको घर से निकालना है, एनपी से डीपी जाना है तो नौरा को घर से निकाल दो, एनएफआईए माइनस करो। एन लाना है तो एन को ऐड करो, एन को भगाना है तो एन को माइनस कर दो। अब इधर से अगर तुमको इधर आना है तो कैसे आओगे? ये तो एनपी पीपीपी दोनों है, खाली डेप्रिसिएशन ऐड करो और एनएफआईए ऐड कर दो। तो ये तो तुमको ऐसे भी पता था, ठीक है। इसके लिए इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या है? इसके लिए इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या है? ये इन्होंने जो लिखा है, एक चीज देखना, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट टैक्स। अगर तुम यहाँ पे ब्रैकेट कर दो तो ये पूरा का पूरा एनडीपीएफसी होगा कि नहीं? बताओ तुम, पूरा का पूरा एनडीपीएफसी होगा कि नहीं? हाँ, एनडीपीएफसी में तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो, एनडीपी एमपी हो गया, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और फिर एनएफआईए ऐड करो तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया। लो अरे ये खिलवाड़ जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, ठीक है, तुम इनके साथ पिताजी लेवल खिलवाड़ कर सकते हो, बस योर हेड नीड्स टू बी इन द राइट प्लेस, और कुछ, ठीक है, बस, और कुछ चीज की जरूरत, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताना, तुम बताना बिना किताब देखे, आप यहां पे खड़े हो, आपको यहां पे जाना है, कैसे जाओगे? क्या एडजस्टमेंट करो, क्या एडजस्टमेंट करो? शिवांगी, क्या एडजस्टमेंट करो? शिवांगी, क्या एडजस्टमेंट करो? यस सर नहीं, एडजस्टमेंट बताओ।
नशा मुक्ति केंद्र भेज देंगे वरना उठा के सीधे। एनआईटी क्यों ऐड करेंगे, दोनों एमपी पे हैं, एनएफआई है। तुमको बेटा लग रहा है जुलाई में नशा मुक्ति केंद्र भेजना ही पड़ेगा। 11 मई से नया बैच शुरू हो रहा है बेटा फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जुलाई, ठीक है। तो उसके पहले शिवांगी नशा मुक्ति केंद्र होके आना तुम। अच्छा एक और चीज बताना मेरे को, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप यहां तक कैसे जाओगे अगर आप यहां पे खड़े हो? 11 जुलाई नहीं 11 मई से शुरू है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके, क्लियर, एनआईटी माइनस करके। अब आपको पता है आपकी बुक एक ऐसी निर्लज्ज प्राणी है, ठीक है, जो हर बार ऐसा कुछ घंघोर अपराध करेगी आपके पास कि आपको उसे गाली देने का मन करे और कठोर वचन से उसे विपरीत करने का मन करे। तो इन्होंने ऐसी यहाँ पे एक बेवकूफी की है, ठीक है। ये चाहते तो सीधा सीधा बच्चों की जिंदगी आसान करने के लिए ऐसे लिख सकते थे, पर पता होने के बाद भी कि बच्चों का मैथ्स की तरफ प्रेम कितना है, इन्होंने जानबूझ के इसे ऐसे लिखा है, ठीक है। आईटी प्लस सब्सिडी। तो जैसे ही मैं बोलता हूं कि टैक्सेस इंक्लूड होते हैं सब्सिडी नहीं, बच्चा मेरी जान के पीछे पड़ जाता है। कहा टैक्सेस तो माइनस हो रहे हैं, उल्टा सब्सिडी इंक्लूड हो रही है, आप उल्टा बोल रहे हैं। अरे क्यों करना है ऐसा, क्यों टीचर का जिंदगी मुश्किल कर रहे हो? चुपचाप लिखो ना ब्रैकेट में उसको माइनस एनआईटी। हम लोग को ये सब कितना झेलना पड़ता है, कोई सोचता ही नहीं है इस बारे में। क्यों ऐसी किताब छापना है जिसको पढ़ने के बाद और ज्यादा दिमाग खराब हो? नहीं तो वैसे ही खून चूसे रहते हैं पूरा दिन। और आइए एक और चीज बताइएगा मेरे को, आप यहां पे खड़े हैं, यहां तक कैसे पहुंचिएगा? बोलो, आप यहां खड़े हैं, यहां तक कैसे पहुंचिएगा? रील्स कैसा, जैसा पूजा मैम बना रही है आना, डेप्रिसिएशन माइनस है मेरे भी इंस्टाग्राम में है, ठीक है। आइए, अच्छा एक और चीज बताना मेरे को, यहां से यहां कैसे जाएंगे? कैसे? प्लस डेप्रिसिएशन। बेटा शिवांगी तुमको तुम्हारा दिमाग माइनस कर चुका है, ये समझ में आ रहा तुमको? एनआईटी माइनस कर, तुम्हारा दिमाग तुमको माइनस कर चुका है, ये तो है। बेटा पिताजी से मार खाने के बहुत करीब हो, बहुत, मतलब इतने करीब हो कि तुम बस नांगने ही वाली हो वो सीढ़ी और उस तरफ जाओ। वो नहीं मारते कभी। तुमको लगता नहीं कि तुम्हें इनविटेशन भी नहीं देना चाहिए? नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम। सर डोमेस्टिक इनकम मतलब वो पैसा जो देश की टेरिटरी के अंदर कमाया जा रहा है, ठीक है, विच इज बीइंग अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम मींस दैट इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, मतलब भारत देश के अंदर, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ये जो डोमेस्टिक इनकम है ना, इट इज अ टेरिटरी कॉन्सेप्ट, ये टेरिटरी कॉन्सेप्ट है।
यहां पे फर्क सिर्फ इस चीज पे पड़ता है, ठीक है, इस चीज पे पड़ता है कि वो सामान, ठीक है, इंडिया के अंदर बना है कि नहीं बना है, सिर्फ इस चीज पे फर्क पड़ता है। दैट इज क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब तीनों को साथ में ले लेते हैं। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम ऐसे उस दिन बनाया था। पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। देखो भैया, प्राइवेट इनकम मतलब इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स जो इकोनॉमी में है प्लस फर्म्स। पर्सनल इनकम मतलब ओनली इंडिविजुअल्स, यहां फर्म्स का मतलब कोऑपरेट बॉडीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब ओनली इंडिविजुअल्स। भैया प्राइवेट इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम का मतलब है देश की नेशनल इनकम, ठीक है, प्लस वो चीजें जो ऐड नहीं की गई हैं इस देश की नेशनल इनकम में, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट याद है, जब सरकार जो लोन लेती है उस पे जो इंटरेस्ट होता है उसको इंक्लूड नहीं करती। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। नेक्स्ट 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 सुनो और आगे, प्लस सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉफिट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, माइनस एक और चीज थी ना, माइनस प्रॉफिट ऑफ PSU, PSU का प्रॉफिट हट गया, और लास्ट में अरे पेंशन वाला था ना रे, देखो सोशल सिक्योरिटी माइनस, अच्छा सोशल सिक्योरिटी माइनस था, वही तुम लोग ऐड लिखवा दिए, देखो अच्छे से याद है, दो माइनस था उसमें, ठीक है। तो ये है आपकी प्राइवेट इनकम जो एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम बताती है, मतलब इंडिविजुअल और फर्म दोनों की मिला के। अब इसमें से आप पर्सनल इनकम कैसे निकालोगे? प्राइवेट इनकम माइनस ये पूरी की पूरी प्राइवेट इनकम आ गई, अब इसमें ट्रांसफर पेमेंट वूमेंट सब मिला हुआ है, इससे आप खाली माइनस कर दोगे क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और उस पे टैक्सेस, माइनस टैक्सेस, माइनस टैक्सेस। क्लियर? 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 एब्सोल्युटली क्लियर यहां तक? ओके। अब यही चीज को जब आप टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट्स पे लिखते हो, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट्स, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम में जब आप आते हो, ये होता है पर्सनल इनकम जितने आपके पास है माइनस आपके टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आप इसको अपने मन मौजी खर्चा कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज प्राइवेट, पर्सनल एंड डिस्पोजेबल साइड बाय साइड। अभी क्लियर? अभी क्लियर? ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है, एक पेज मैंने इधर कर दिया। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री प्राइवेट इनकम का मतलब होता है वो पैसा जो एक इंडिविजुअल और फर्म का है, ठीक है। पूरे देश की नेशनल इनकम में जिन चीजों को आपने इंक्लूड नहीं किया है उसको आप ऐड करोगे, क्योंकि वो भले ही देश के लिए इनकम ना हो लेकिन उस पर्सनल आदमी के लिए तो इनकम है, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ठीक है। अरे रुक जाए, एक मिनट में बता दे रहा हूं। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी जो एम्प्लॉइज का था,
प्रॉफिट ऑफ पीएसयू मतलब आपने जो चीजें पहले इग्नोर की हैं उनको अभी ऐड कर लो, और जो चीजों को आपने पहले ऐड किया था उनको अभी माइनस कर दो, तो करेक्ट स्टेटेड निकल जाएगा। यही चीज जब पर्सनल इनकम पे गए तो हम लोग यहाँ पे जो इंडिविजुअल एंड फर्म का है उसमें से फर्म को उठा के बाहर फेंक रहे हैं, तो ये फर्म का हिस्सा है जिसको मैंने उठा के बाहर फेंक दिया माइनस करके, और लास्ट में ये जो बचा मेरे पास पर्सनल इनकम उसमें से जब मैंने टैक्सेस माइनस कर दिए तो ये डिस्पोजेबल हो जाएगा जो मेरा अपना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जिसको बांटा नहीं गया, फर्म का प्रॉफिट जिसको बांटा नहीं गया, क्योंकि सोचना जो फर्म का प्रॉफिट जो बट गया वो तो मेरे पास भी रहेगा ना, उस पर तो मेरा भी हक है, जो नहीं बटा उसको हटाना। आइए पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। और इसी के साथ हम लोग ने 2 चैप्टर खत्म कर दिए फुल रिवीजन के साथ, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए, ठीक है। अब मैं आपको बस 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है, पानी पी लीजिए, 2 मिनट में वापस इसको शुरू करेंगे विद इंडियन यूनियन बजट। अपने टारगेट किया था कि 2 घंटा के अंदर तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, और हो जाएंगे, आधा घंटा और लगेगा ये टॉपिक खत्म। 2 मिनट का ब्रेक है, चैन से जी लो, 2 मिनट्स।
अरे क्या हुआ, काहे लड़ रहा है तुम लोग? ना बड़ा बड़ा मैसेज, आपस में क्या लड़ाई उड़ाई कर रहे हैं क्या तुम लोग? हैं? लड़ नहीं रहे हैं? ये मोहब्बत थी तुम्हारी? तो तुम्हारे ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए, कैसी है मोहब्बतें। समझे? तुम्हारे ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए, कैसी है मोहब्बतें, है ना? 1 मिनट में शुरू करता हूँ। भगवान करे आज इन लोग का फ्लाइट लेट हो जाए। हाँ ये प्रोड्यूसर को पैसा देना पड़ता है, पता है ना? डायरेक्टर को सिर्फ कट कॉपी पेस्ट बोलना होता है बस। आइए चलिए यूनियन बजट को निपटाते हैं, एकदम झकास तरीके से खत्म करते हैं। आइए ग्रैंड सैल्यूट के साथ। इंडिया में बजट पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, पिछले 2 साल से फरवरी की 1 तारीख, ठीक है, फर्स्ट वर्किंग डे को स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट शान जी के द्वारा निकाला गया था। मिस्टर आर के शान मुखुम शेट्टी, और मेरी ही बर्थडे के दिन जो प्रूव किया जाता है, ये इस चीज से प्रूव होता है कि ये मेरे ही पहले जन्म का काम था जो मैंने किया, ठीक है, क्योंकि रीजन है ना, उसी दिन बर्थडे के दिन किया। 26 नवंबर 1947 स्वतंत्र भारत का पहला बजट शान जी के द्वारा किया गया, और वो कोई अदर नहीं, मैं ही, ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये फैक्ट है, कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंस। एक सेकंड रुक, चार्जर ऑन कर लेना वरना लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। अच्छा, तो भैया अब की टर्मिनोलॉजी में चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे एकदम दबा के, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे हमें ऑलरेडी पता है। जब पढ़ी हुई चीज को पढ़ना पड़ता है ना तो मजा तो आता ही है। जैसे आर्टिकल नंबर 112 के अंदर इंडिया का बजट दिया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर पैसा निकालने की 3 जगहें हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड वो फंड है जिसपे सिर्फ प्रेसिडेंट का हक है, उसमें से 500 करोड़ रुपए उसमें पड़े रहते हैं, जिसको सिर्फ कंटिजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है तो उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेके वहां पे उससे पैसा खर्चा किया जा सकता है। अपने रोजमर्रा के धंधे को करने के लिए, मतलब रिसीप्ट एक्सपेंडिचर ये सब मैनेज करने के लिए वी यूज द CFI व्हिच इज नोन एज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड फॉर पब्लिक अकाउंट द गवर्नमेंट फंक्शंस जस्ट लाइक अ बैंकर। उस पैसे को वो हथिया नहीं सकते, उस पैसे को सिर्फ वो रखते हैं, समय आने पर वापस चुका देते हैं, जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड और ये सारी चीजें। क्लियर? ये सारी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिर आया डिमांड फॉर ग्रांट। अब जो बताया है वो मांगेंगे भी तो, अब जो बताया है वो मांगेंगे भी तो, ठीक है। तो 113 के अंदर हम लोग डिमांड करते हैं ग्रांट्स की, कि दे दे भैया पैसा दे दे, ठीक है। किससे ग्रांट की डिमांड करते हैं? ठीक है, 113 के अंदर किससे? लोकसभा में डिमांड करते हैं कि हमें पैसा दे दो, और फिर राज्यसभा के अप्रूवल के बाद हमें वो पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल में आप सबसे ज्यादा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल जाता है, पहले नहीं बाद में, ठीक है। ए फॉर अप्रोप्रिएशन, ए फॉर आफ्टर, ए फॉर अप्रोप्रिएशन, ए फॉर आफ्टर, डी फॉर डिमांड, डी फॉर दोगला, या डी फॉर दोबारा, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएशन के बाद जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी डी बाद में आता है,
और जो दोगला इंसान होता है वो दो तरफा बात करता है, तो दो वहां पे भी आता है, तो इट इज इन सेकेंड नंबर। कुछ भी नहीं, हम बात कुछ भी बोलते हैं, रिलेट फिर उसको कर लेते हैं, इसीलिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, फिनांस बिल आया। फिनांस बिल के बारे में सबसे ज्यादा खासियत ये याद रखिएगा, फिनांस बिल के बारे में सबसे बड़ी खासियत ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जा सकता है और आर्टिकल नंबर 110 में जाता है। ये लोकसभा में जा सकता है, आर्टिकल नंबर 10 में जाता है, और उसके बाद इसको राज्यसभा में इसके ऊपर रिकमेंडेशन और अमेंडमेंट की जा सकती है। 75 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ये पास हो जाना चाहिए, वरना लैप्स हो जाता है। कंटिजेंसी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको, तो वहां पे कोई डिबेट ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट वाला भी पहले ही बक दिया है, तो यहाँ पे भी कोई डिबेट ही नहीं है। उसके बाद आते हैं एक्सपेंडिचर। देखिए भैया, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट वो चीज होती है जिससे आपकी, ध्यान से सुनिएगा, एसेट डिक्रीज नहीं होता और लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी चीज होती है जिससे आपका एसेट क्रिएट नहीं होता और लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। एक्सपेंडिचर से क्रिएशन आएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर से क्रिएशन आएगा, रिसीप्ट से डिलीशन आएगा, और ऑब्वियसली रेवेन्यू है तो वो रेकरिंग तो होता ही है नेचर। फिर आया कैपिटल के बारे में। कैपिटल मैंने बोला एक्सपेंडिचर से क्रिएशन होता है, रेवेन्यू से डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, आर आर सी सी ई सी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर से जनरली क्रिएशन होता है, अगर क्रिएशन नहीं हो रहा है तो वो रेवेन्यू है, और अगर क्रिएशन हो रहा है तो वो कैपिटल। ठीक है, और रेवेन्यू रिसीप्ट से जनरली रिडक्शन होता है, तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो कैपिटल है, और रिडक्शन नहीं हो रहा तो वो रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद आया कैपिटल रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। चलना रहेगा आगे। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों क्या होता है, दोनों नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, दोनों नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, दोनों दोनों नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, दोनों में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मिस मत करिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को क्रिएट करता है या तो लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट या तो एसेट को रिड्यूस करती है या लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, ये कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे कवर हो जाए। ठीक है, आइए आ गया। ये देखिए भैया, ये ब्रज, ये देखो भाई, ये सब देखो, नॉर्मल कोर्स के टाइम में ये सब ठीक रहता है, ये सब एग्जाम के पहले सब चौधरीगिरी करने का दरकार। ठीक है, किसका क्या प्रेजेंटेशन होता है, किसके बाद क्या आता है, ये यहाँ पे फैमिली ट्री नहीं पूछ रहा है कि कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में हुआ, बताओ, पूरा बैठ के इग्नोर करो उसको, आगे चलो। नेक्स्ट, रेवेन्यू। अब बजट दो किस्म के होते हैं, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिलेटेड बात होती है, कैपिटल बजट में कैपिटल रिलेटेड बात होती है, लेकिन बीच में साथ में एक और आता है, एक्सपेंडिचर बजट। यहाँ क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब देखो, ऊपर में तो बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, काम तो एक्चुअली में नीचे वाली गवर्नमेंट को करना है ना, स्टेट गवर्नमेंट को, एट स्टेट लेवल। तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, अपने एक्सपेंडिचर और अपने रिसीप्ट का पूरा ड्राफ्ट रेडी करके ऊपर वाली गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, और फिर उस एक्सपेंडिचर बजट को ऊपर वाली सरकार दो कैटेगरी में बांटती है, रेवेन्यू और कैपिटल। क्लियर? क्या भेजी है नबी? a loan at, you mean concessional, right? Concessional rate of interest distributed by the government of India। तो अरे ये तो मेरा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मेरा ही क्वेश्चन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, तो मैंने रेवेन्यू ही आंसर दिया था, उन्होंने पलट दिया क्या? उन्होंने पलट दिया क्या? नहीं, तो फिर काय के लिए तकलीफ है। चलो नेक्स्ट,
ओ तुम कैपिटल दबाई थी क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट में आपके रेवेन्यू रिलेटेड इनकम और रेवेन्यू रिलेटेड, रेवेन्यू की दो तरह की इनकम होती है, याद है? एक रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस होता है, एक अदर देन टैक्सेस होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहीं पे आएंगी रेवेन्यू बजट के अंदर। ठीक है, कैपिटल बजट के अंदर क्या चीजें आएंगी? अब ये रचना मैम का मैराथन हो गया कि है? हो गया, कब हुआ? अच्छा 6 को है, ओके। मतलब अभी सबसे पहले हमारा ही हुआ है ना, आज सबसे पहले हमारा ही हुआ है ना सेकंड में। बढ़िया, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मैम का फर्स्ट को हुआ होगा क्या, बी और इसका? फिस्कल अकाउंट एकदम सही है, क्योंकि एक फिस्कल ईयर का रिकॉर्डिंग होता है। फिस्कल मींस फाइनेंशियल ईयर, सो ऑल द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड फॉर द फिस्कल ईयर इन द फिस्कल अकाउंट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब फिस्कल मींस फाइनेंशियल। ठीक है, प्राइमरी रेवेन्यू ये सब तो बजट है। बजट कितने साल के लिए प्रिपेयर होता है? बजट कितने साल के लिए प्रिपेयर होता है? 1 साल के लिए होता है, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर का ही दूसरा नाम होता है फिस्कल ईयर। फिस्कल मींस वन पीरियड फॉर व्हिच द बजट इज लॉन्च्ड, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज फिस्कल अकाउंट। हाँ ऐसा ही था। आई, अच्छा, कैपिटल बजट में क्या चीज से रिलेटेड चीज आती है? कैपिटल रिलेटेड। यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल वाला ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। यहाँ पे एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है, क्योंकि ये सब तो अभी बाद में डेप्थ में आएगा। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट ये एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर बजट याद रखिएगा, इसमें क्या करते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ये अपने एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर लिख के यूनियन गवर्नमेंट को देते हैं, और फिर यूनियन गवर्नमेंट उसके बेसिस पे रेवेन्यू और कैपिटल बजट बनाती है। उसके बेसिस पे ये लोग बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उसके बेसिस पे डिमांड फॉर ग्रांट हुआ आता है, और उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएशन होता है। ऐसे पूरा फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, एक एक करके आते हैं। रेवेन्यू बजट में क्या क्या चीजें रहती हैं? एक रेवेन्यू रिसिप्ट रहती है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह की रिसिप्ट होती है, एक होती है टैक्स ओरिएंटेड, एक होती है नॉन टैक्स। फटाफट रिवाइज करेंगे। टैक्स ओरिएंटेड रिसिप्ट क्या होगी? जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ गया आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट में आपके आ गया जीएसटी, एक्साइज, वैट, जीएसटी, एक्साइज, वैट, और आपका सीएसटी। ठीक है, सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी इनडायरेक्ट में। लेकिन बेसिकली मतलब है टैक्स रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी, बेसिकली मतलब है टैक्स रेवेन्यू। तो पहला आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे पहला आता है टैक्स रेवेन्यू, एक हिस्सा है। टोल टैक्स वगैरह भी एक हिस्सा है, इनडायरेक्ट ऐसा। दूसरा हिस्सा आपका आता है, दूसरा हिस्सा आता है नॉन टैक्स। यहां पे क्या चीज है? फीस, पेनल्टी। ठीक है, फीस, पेनल्टी। फिर आपका आ गया ये क्या बोलते हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज है उनका रिटर्न। फिर डोनेशन और ग्रांट। ठीक है, डोनेशन और ग्रांट, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू में फिर एक और मैंने बताया था, याद है आपको? वो अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेती है सरकार, एस्चीट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एस्चीट। सरकार चीटिंगबाजी कर लेती है, यही सेंटेंस बोला था मैंने। सरकार चीटिंग करके पूरी प्रॉपर्टी हथिया लेती है, दैट इज कॉल्ड एस्चीट। ठीक है, जब आप कैपिटल बजट में आते हो तो कैपिटल बजट में भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लवी अपना ठीक कर लेना उसको। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब, कैपिटल रिसिप्ट की वजह से क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट की वजह से आपका एसेट रिड्यूस होता है। ठीक है, और आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या होता है? एसेट क्रिएट होता है और लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसेट रिड्यूस होता है, डिसइन्वेस्टमेंट।
पैसा अंदर आएगा, कंपनी बेचो, सरकार अपनी कंपनी बेचती है, ठीक है, पैसा आता है सरकार के पास। लाइबिलिटी इंक्रीज, सरकार लोन लेती है दूसरी कंट्री से, बाहर कंट्री से, आरबीआई से, सरकार के लोन बढ़ते हैं, सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है। और रिसीप्ट क्यों है लोन का आना? क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है ना, तो रिसीप्ट तो आई, भले उधारी का है लेकिन पैसा तो आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का सिस्टम यह है कि सरकार अपनी होल्डिंग बेचता है। लेट्स से सरकार की शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 100% शेयर होल्ड करता है, सरकार बोलता है हम ये मार्केट में 30% बेचना चाहते हैं, तो 30% वो स्टॉक एक्सचेंज को उठा के बेच देता है, तो 30% के अकॉर्डिंग सरकार को पैसा मिल जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का और एक एग्जांपल, टाटा एयर इंडिया, पूरी की पूरी एयर इंडिया की कंपनी उठा के रतन टाटा को बेच दी, टाटा की थी, टाटा के पास पहुंच गई। ये तो ऐसा ही है कि बेटी शादी की, ससुराल गई, डिवोर्स लेके वापस आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है। आइए, दहेज का पैसा पानी में। अब देश में बजट डेफिसिट होता है, हाँ उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट है, एलआईसी भी डिसइन्वेस्टमेंट है। देश का बजट होता है, लेकिन बजट में जब एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज्यादा हो जाता है तो उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको डेफिसिट बोलते हैं, उसको डेफिसिट बोलते हैं। अगर आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट, अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा है तो इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रिसीप्ट से ज्यादा होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, और टोटल रिसीप्ट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। लेकिन इसमें से आप बोरोइंग को माइनस कर देते हो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपको यही निकाल के बताता है कि आपका एक्चुअल लेवल ऑफ बोरोइंग होना कितना चाहिए। तो उसको अगर आप एक्सक्लूड नहीं करोगे तो फिस्कल डेफिसिट 0 आएगा फिर आपका, ठीक है। वो आता ही इस वजह से है क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस, ये आपने एक्सपेंडिचर बनाया कि आपको देश को चलाने के लिए चाहिए 10,000 करोड़, ये आपने रिसीप्ट बनाया कि रिसीप्ट आपके पास है 5,000 करोड़ ओनली। तो ये जो मेन डिफरेंस ऑफ 5,000 करोड़ है, ये क्या है? ये बोरोइंग नीड्स है, ये गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स है। एकदम सही बात, एक्सक्लूड बोरोइंग्स, टोटली राइट, ठीक है। तो बोरोइंग को यहां से हटा देते हैं कि इतना सरकार को बाहर से मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। लास्ट डेफिसिट जो आपका आता है वो है प्राइमरी डेफिसिट। वो ये बताता है, वो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो ये बताता है कि अगर आप पुराने इंटरेस्ट को छोड़ दो जो सरकार ने ऑलरेडी पेमेंट करना है, क्योंकि पिछले साल लोन लिए थे, पुराने पाप का फल, अगर आप पुराने पाप का फल छोड़ दो, जो सरकार ने पहले लोन लेके रखे थे उस पे इंटरेस्ट जो था, पुराने पाप का फल अगर आप छोड़ दो, तो जो नया एफडी है, नया फिस्कल डेफिसिट में से अगर वो हटा दो, तो करेंट ईयर में फिर से कितना डेफिसिट है एक्टिविटी की वजह से, मतलब कितना ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहती है सरकार, उस चीज को हटा के जो पैसा लोन का इंटरेस्ट रिटर्न करने के लिए लगेगा उसको हटा। जैसे लेट्स सपोज सरकार का फिस्कल डेफिसिट आ रहा है 1200 करोड़, इनमें से 200 करोड़ रुपया तो वो है जो पिछले साल का इंटरेस्ट चुकाना है, और 1000 करोड़ रुपया इनको और ज्यादा चाहिए इस साल डेवलपमेंट करने के लिए। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि प्राइमरी एक्टिविटी पे सरकार को कितना खर्चा करना है और कितना खर्चा करना है, और तो वो निकल के आता है 1000 करोड़, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। एंड विद दिस we end chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3। छुट्टी 5 बजे वापस से मिलते हैं, उन दोनों चैप्टर का भी इसी तरह खत्म करते हैं। अभी के लिए इंटरवल है और वापस बाकी की पिक्चर 5 बजे चले, ठीक है। छुट्टी, चलो बाय।